नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स की कक्षा में। साथियों, आप सबकी बहुत मांग थी कि सर इकोनॉमिक्स कब पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स कब पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा था धैर्य रखो, धैर्य का फल मीठा होता है। तो मैंने कहा था आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप बस पढ़ते चलो हमारे साथ, ठीक है। तो अब इकोनॉमिक्स लेक्चर 1 बाय राघव सर आपको दिख रहा होगा। अभी तक हमने आपको इकोनॉमिक्स तो पढ़ाया नहीं, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। हाँ, तो आज बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स अगर मैं बात करूं एक शब्दों में, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। नाम में ही सारी चीजें हैं भाई साहब, नाम में ही सारी चीजें हैं। अर्थशास्त्र मतलब जहां पे पैसा, रुपया, आर्थिक क्रियाओं से लेना देना है पूरा, वो एक प्रकार से अर्थशास्त्र ही कहलाता है, अर्थशास्त्र ही कहलाता है। अर्थशास्त्र, ठीक है। अब बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। अर्थशास्त्र जो आप इकोनॉमिक्स देख रहे हो, तो इसके जनक, इसके जो फादर हैं वो हम लोग किसे बोलते हैं? तो याद कर लेना, हम लोग बोलते हैं एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ को। ये भी पेपर में बहुत बढ़िया प्रश्न आता है कि एडम स्मिथ भाई साहब कौन थे? तो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के जनक थे। आप बता ले जाओगे जबरदस्त तरीके से, ठीक है। हाँ, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, सबको पता होना चाहिए। हाँ, राधे राधे, जय श्री राम। हाँ, अभिषेक नेगी, थैंक यू सर, आपका सेम पढ़ाया हुआ नोट्स उत्तराखंड पीसीएस में आया था। बच्चे हर पीसीएस के एग्जाम मिलेगा, बस आप चीजें धीरे से पढ़ते चलो। तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। और एडम स्मिथ अगर मैं बात करूं तो किस देश के थे भाई साहब? यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। क्लियर है? अब बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, एडम स्मिथ की एक पुस्तक है जो पेपर में पूछी जाती है, जो पेपर में पूछी जाती है, और उस पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है भाई साहब। इनकी पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये बच्चे किसकी पुस्तक का नाम है? तो याद कर लेना, एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ की पुस्तक जो इन्होंने लिखी थी, वो लिखी थी बच्चे, वो कब लिखी? 1776 में लिखी थी, 1776 में लिखी। किसने? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ एक प्रकार से अर्थशास्त्री थे। कहाँ के थे? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के थे। आप बता ले जाओगे अच्छे से, ठीक है। इनकी पुस्तक बहुत पेपर में पूछी जाती है, द वेल्थ ऑफ नेशंस, आराम से आप बता ले जाओगे बच्चे। यहीं पे मैं बात कर लूँ, ये तो ये इकोनॉमिक्स हो गई जो हम लोग पढ़ेंगे, मतलब जिसमें हम लोग पूरा आर्थिक क्रियाओं का, ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का, और एक प्रकार से कह सकते हो पैसा, रुपया, राष्ट्रीय आय, बैंक, हर एक चीज का जो अध्ययन करना है वो सब अर्थशास्त्र में करना है। बहुत प्यारा बताएंगे तुमको। अब एक अर्थशास्त्र में प्राचीन इतिहास से अगर रिलेट करूं तो एक अर्थशास्त्र पुस्तक थी, और उस अर्थशास्त्र पुस्तक के भाई साहब जो वो थे, क्या नाम है इस वाली अर्थशास्त्र पुस्तक? उनका नाम था चाणक्य। इस वाली पुस्तक के जो लेखक थे उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य के साथ नाम था एक कौटिल्य। कौटिल्य के साथ इन्हीं का एक अन्य नाम आता है विष्णुगुप्त। लेकिन क्या आपको यह पता है भाई साहब, जो चाणक्य ने भी पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, वो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित था? नहीं संबंधित था भाई साहब, वो संबंधित नहीं था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भाई साहब जो चाणक्य की अर्थशास्त्र थी, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त थी, उसका संबंध, मतलब इस वाली अर्थशास्त्र का संबंध चाणक्य की अर्थशास्त्र का संबंध किससे था? तो याद कर लेना, वो राजनीति से था। किससे था? राजनीति से था। वो राजनीति से था संबंध चाणक्य वाली अर्थशास्त्र का। क्लियर है? और जो इकोनॉमिक्स जो अभी हम लोग वर्तमान में पढ़ते हैं,
जो हम लोग वर्तमान में पढ़ते हैं बच्चे। तो कहने का मतलब है जो चाणक्य की अर्थशास्त्र है उसका संबंध किससे है? राजनीति से। और अगर बात करें कि चाणक्य किसके दरबार में प्रधानमंत्री थे, तो आप बता सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। किसके टाइम पे प्रधानमंत्री थे बच्चे? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कौन? चाणक्य। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? तो कुल मिला के आप कह सकते हो अर्थशास्त्र आज तक का आपने दो देखी होंगी। एक अर्थशास्त्र जो प्राचीन इतिहास में पुस्तक आती है, तो पुस्तक मतलब आती है तो कहने का तात्पर्य है जो चाणक्य ने लिखी थी, और यह अर्थशास्त्र का कोई आर्थिक क्रियाओं से लेना देना नहीं था, मतलब इसमें पैसा वैसा का संबंध किसी से नहीं था। ये वाली अर्थशास्त्र का संबंध जो था वो बच्चे राजनीति से था। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। चलो बच्चे, अब ये वाली जो अर्थशास्त्र है, एडम स्मिथ जिसके जनक है, वो उस अर्थशास्त्र का संबंध पैसा, रुपया, सारी आर्थिक क्रियाओं से लेना देना है। ठीक है? अब मैं यहीं पे तुमको बता दूं बहुत अच्छे से कि एडम स्मिथ ने पुस्तक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो यूनाइटेड किंगडम के थे। 1776 में पुस्तक लिखी गई थी। क्लियर है? सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आपको याद ये रखना है कि जो 1776 है, इसी वर्ष 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। कब? 4 जुलाई 1776 को। क्लियर है? आप आराम से बता ले जाओगे। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। तो साथियों, उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी शिवानिया राय, तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब बहुत ध्यान से बात समझो। अब बच्चे हम लोग अगर आगे बात करते हैं, तो आज अर्थशास्त्र का जो टॉपिक हमें पढ़ना है, तो टॉपिक बहुत बढ़िया है। आप टॉपिक में हेडिंग लगा लेना, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन। अगर मैं आर्थिक नियोजन की बात करूं तो बात समझना बहुत ध्यान से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये तो भाई साहब एक बेसिक था, कौन जनक है, पुस्तक के बारे में सब हमने आपको बताया। अब लेकिन जो यहां से आर्थिक नियोजन की बात आती है, तो बात समझना बच्चे, आर्थिक नियोजन किस प्रकार बात समझना भाई साहब। देश में लोगों को रोजगार देने के लिए, भारत एक कृषि प्रधान देश था, देश में लोगों को रोजगार देने के लिए किस प्रकार लोगों की एक प्रकार से आर्थिक जरूरतों को पूरा किया जाए। ठीक है? आर्थिक जरूरतों को पूरा किया जाए, इन सारी चीजों को देखते हुए तो आर्थिक नियोजन एक प्रकार से कह सकते हो इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या कैसे प्लान किया जाए कि लोगों को रोजगार मिले, लोगों का भरण पोषण अच्छे से हो, तो पूरा का पूरा बच्चे आप आराम से कह सकते हो। तो आर्थिक नियोजन में सबसे पहले बात आई, इसी संदर्भ में देखते हुए कई योजनाएं आई। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1944 में एक योजना आई जिसका नाम था बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान। अब तुम कहोगे बॉम्बे प्लान किसके द्वारा? तो याद कर लेना, मुंबई के 8 बड़े उद्योगपतियों द्वारा। मुंबई के 8 बड़े उद्योगपतियों द्वारा। तो मुंबई के जो 8 बड़े उद्योगपति थे, इंडस्ट्रीमैन, उनके द्वारा जो योजना लाई गई थी उसको हम लोग कहते हैं बॉम्बे प्लान के नाम से। ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बच्चे बहुत ध्यान से, एक आर्थिक नियोजन के संदर्भ में ये योजना आई, और लोगों ने योजना लाई। कौन कौन सी? नेक्स्ट आई 1945 में, जिसका नाम था भाई साहब जन योजना। और जन योजना कौन लेकर आया? जन योजना कौन लेकर आए बच्चे? एमएन राय लेकर आए। कौन लेकर आए? एमएन राय। क्लियर है? एमएन राय के बाद अगर मैं बात करूं बच्चे, यहां पे एक योजना और आई 1943 में।
1943 में वो योजना आई जिसका नाम था भाई साहब, 1943 में एक योजना आई जिसका नाम था गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना। और गांधीवादी योजना बच्चे किसके द्वारा आई तो याद कर लेना, मन्ना नारायण द्वारा। मन्ना नारायण द्वारा। तो ये देश में आर्थिक क्रियाओं के विकास के संदर्भ में सारी योजनाएं हैं और ये योजनाएं यहां पे पूछी जाती हैं। क्लियर है? फिर अगर हम लोग बात करेंगे आगे की तरफ, तो आगे की तरफ हम लोग बात करते जो अगली योजना आई 1950 में आई, और 1950 में उस योजना का नाम था सर्वोदय योजना। क्या नाम था? सर्वोदय योजना। और सर्वोदय योजना जो आई बच्चे, वो किसके द्वारा आई? तो आप सबको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जयप्रकाश नारायण द्वारा। जयप्रकाश नारायण द्वारा बच्चे योजना लाई गई जिसका नाम था, आप बता सकते हो, सर्वोदय योजना। अब अगर मैंने सर्वोदय के बारे में आपको बताया हुआ है कि सर्वोदय जो एक प्रकार से योजना है तो जयप्रकाश नारायण, अगर यहीं पे प्रश्न आ जाए सर्वोदय शब्द किसने दिया तो आप बता सकते हो सर्वोदय शब्द दिया एम गांधी। एम गांधी का मतलब हो गया महात्मा गांधी ने। अगर यहीं पे प्रश्न पूछ लिया जाए सर्वोदय आंदोलन बच्चे कौन लेकर आया, तो सर्वोदय आंदोलन बच्चे लिख लेना, कौन लेकर आया? विनोबा भावे। विनोबा भावे। ये किससे रिलेटेड है? सर्वोदय आंदोलन से। सर्वोदय शब्द से कौन है? महात्मा गांधी। सर्वोदय योजना से कौन है भाई साहब? आप जयप्रकाश नारायण बता रहे हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, जो विनोबा भावे हैं, विनोबा भावे ने एक आंदोलन और चालू किया था, तो उस आंदोलन का नाम याद कर लेना, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन। बहुत प्यारा सा प्रश्न आता है कि भूदान आंदोलन के प्रणेता या नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आप बता सकते हो बच्चे कौन थे? विनोबा भावे थे। और भूदान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग, वो बच्चे कहां से हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए वो उसकी शुरुआत हुई थी तेलंगाना। तेलंगाना से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इतनी बात आपको पता चल रही जबरदस्त तरीके से। ठीक है, मजा आ रहा नहीं आ रहा? देखो, ये मत कहना कि भाई साहब बोरिंग टॉपिक है। बोरिंग टॉपिक इकोनॉमिक्स आप पहली बार पढ़ रहे हो। उम्मीद करते हैं आपको हर एक चीज बिल्कुल विधिवत तरीके से मैं समझाऊं और मैं अपना 100% दूं, जिससे आपको सारी चीजें बहुत ही बेस्ट तरीके से समझ में आए, है कि नहीं? आर्थिक नियोजन आपको समझ में आए कि आर्थिक नियोजन का मतलब है जैसे पहले हम कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य बना लेते हैं, उनकी पूर्ति के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करते हैं, वही आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है। आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होगा? बेरोजगारी दूर कर ले हम, जिससे गरीबी दूर कर ले, रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर ले, यही सारी चीजें हम लोग बता सकते हैं, है कि नहीं? चलो, अब बच्चे बात आती है बच्चे आप बात कर लेते हैं कि आर्थिक नियोजन के बारे में किसने सबसे पहले बताया। आपको पता होना चाहिए आर्थिक नियोजन के बारे में सन 1934 में एक व्यक्ति का नाम था, जिनका नाम था विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया ने बच्चे 1934 में बताया था। इनकी एक पुस्तक थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये पुस्तक थी विश्वेश्वरैया की। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो, ये बात समझ में आ गई बच्चे आपको? बिल्कुल। तो यही सारी चीजें थी भाई साहब, जो पूरा पूरा एक प्रकार से विकास बना। बहुत बढ़िया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसकी थी बच्चे? विश्वेश्वरैया की, जिन्होंने 1934 में सबसे पहले आर्थिक नियोजन के प्रस्ताव को बताया था। अब आर्थिक नियोजन के संदर्भ में आर्थिक नियोजन का तात्पर्य ही था भारत में बेरोजगारी को दूर करना, रोजगार के अवसरों को प्रदान करना, ठीक है, और एक प्रकार से कह सकते हो असमानता को दूर करना।
तो सारी चीजें के संदर्भ में ये सारी योजनाएं आई थी। अब इन योजनाओं 1950 में सब सर्वोदय योजना के बाद क्या हुआ, तो आपको मैं बता दूं 1947 में भारत देश आजाद हो गया था। भारत देश आजाद हो गया था। अब भाई साहब जब भारत देश आजाद हो गया था 1947 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1950 में प्रधानमंत्री बन गए थे, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत में कैसे लोगों को रोजगार दिया जाए। शहरों का विकास तो हो चुका था, गांवों का विकास कैसे संभव किया जाए। बहुत सारी समस्याएं पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने उत्पन्न थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया बच्चे, 15 मार्च 1950 को एक किसका गठन किया, योजना आयोग का। तो याद कर लेना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग का गठन कब किया बच्चे, 15 मार्च 1950 को गठन किया। योजना आयोग का काम ही बना दिया कि आप भारत के विकास के लिए भाई साहब क्या करिए, आप योजनाएं बनाइए। योजना आयोग ने बात कही, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये जो योजना आयोग बनाया गया 15 मार्च 1950 को गठित किया गया। सबसे बड़ी बात, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, एक गैर संवैधानिक मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका मतलब यह होता है कि जिस चीज का उल्लेख संविधान में ना हो वो गैर संवैधानिक कहलाता है, और जिस चीज का उल्लेख संविधान में हो बच्चे उसको हम लोग संवैधानिक संस्था कहते हैं, ठीक है, हाँ। इतनी बात समझ में आ गई बच्चे। तो इतनी बात आपके बिल्कुल दिलो दिमाग में बैठ गई होगी कि यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया, पर किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर है। अब बहुत अच्छा सा, जब कोई आयोग बनता है तो उसका कोई ना कोई अध्यक्ष बनता है। तो इस आयोग का अध्यक्ष बच्चे कौन बनाया गया, तो कहा गया कि इस आयोग का अध्यक्ष हमेशा पीएम रहेगा, मतलब प्रधानमंत्री रहेगा। क्लियर है, कौन रहेगा, प्रधानमंत्री रहेगा। तो इसका मतलब हुआ, अगर आपसे कहा जाए जवाहर योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भाई साहब पहले प्रधानमंत्री कौन थे योजना आयोग के, तो आप बता सकते हो। योजना आयोग के पहले प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के अध्यक्ष भी पहले कौन रहे होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब बात आती है, एक योजना अध्यक्ष बना तो अध्यक्ष हमेशा पीएम ही रहा, मतलब जो जो पीएम रहता गया वही वही योजना आयोग का अध्यक्ष रहता गया। अब बच्चे बात आती है कि योजना आयोग में एक उपाध्यक्ष का भी पद गठित किया गया। कौन सा, उपाध्यक्ष का भी पद गठित किया गया। पेपर में प्रश्न आता है कि उपाध्यक्ष पहली बार कौन बने, तो याद कर लेना, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो हैं भाई साहब पहली बार योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने थे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही, चलो इतनी बात बच्चे समझ में आ रही है। विवेक कुमार आपको बच्चे हम ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने नहीं दे रहे हो, ठीक है। मतलब क्या चाहते हो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। अजीब इंसान हूं। चलो बच्चे, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे पीएम, पीएम हमेशा होते थे। और उपाध्यक्ष पहले जो बने, पहले उपाध्यक्ष, तो याद कर लेना, पहले उपाध्यक्ष बच्चे बने कौन, गुलजारी लाल नंदा। तो ये भी बात आपको बहुत अच्छे से दिलो दिमाग में बैठ गई होगी। इतनी बात समझ में आ गई।
अब बहुत ध्यान समझना, योजना आयोग का काम क्या था बच्चे? देश के विकास के लिए योजनाएं बनाना, देश के विकास के लिए बच्चे योजनाएं बनाया। तो कहने का मतलब है योजना आयोग ने भाई साहब क्या किया? पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार किया, पंचवर्षीय योजनाओं को बनाया। पंचवर्षीय योजनाओं को मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ बच्चे, इसका मतलब यह हुआ कि योजना आयोग जो था वो 5 साल के लिए योजनाओं को बनाता था। विवेक को अपना नंबर भेजो, हम बता देंगे आपको जो दिक्कत हो, ठीक है? आप अपना नंबर भेजो। तो पंचवर्षीय योजनाओं को क्या करता था? योजना आयोग तैयार करता था। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसका मतलब होता था कि देश के विकास के लिए 5 साल, देश के विकास के लिए 5 साल क्या था? 5 साल के लिए जो योजनाएं बनाई जाती थी उनको पंचवर्षीय योजनाएं कहते थे। कहने का मतलब जैसे हम लोग पढ़ने के लिए प्लान बनाते हैं कि 1 साल बच्चे लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, तो उसी प्रकार देश के विकास के लिए उन्होंने सोचा कि भारत देश में से अंग्रेज लोग गए हैं भी, तो अब देश में क्या करना है कि लोगों को रोजगार प्रदान करना, लोगों में भूखमरी की दिक्कत ना आए। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए 5 साल के लिए योजनाएं बनाई जाती थी। फिर 5 साल जब बीत जाते थे तो टारगेट किया जाता था, ये भी टारगेट किया जाता था किस पंचवर्षीय योजना में क्या करना है। तो चीज याद कर लेना, योजना का काम क्या होता था? पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना। एक काम होता है कि कोई चीज तैयार कर दी जाती है, उसके बाद उसका अनुमोदन किया जाता है। मतलब पंचवर्षीय योजनाओं को एक प्रकार से पूरा सहमति देता था। कौन देता था? अनुमोदन करता है। कौन करता है? तो बच्चे एक संस्था और बनी थी, उसका नाम था राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और याद कर लेना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी पेपर में प्रश्न पूछा था, इसका गठन कब हुआ? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। और सबसे बड़ी बात, इस संस्था का भी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका भी भाई साहब अध्यक्ष हमेशा कौन हुआ? इसका भी अध्यक्ष हमेशा पीएम ही होता था। कौन होता था? पीएम, मतलब प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हमेशा होता था राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। और 6 अगस्त 1952 को, ठीक है, 1952 को इसका गठन हुआ था और इसका भी अध्यक्ष पीएम ही होता था। और पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन एक प्रकार से पूरा स्वीकृति कौन देता था? तो वो देता था बच्चे राष्ट्रीय विकास परिषद। क्लियर हो गई बात? चलिए, उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया बच्चे, सब बस इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? जबरदस्त। चलो, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? आगे देखो बहुत ध्यान से। हाँ बिल्कुल, अनुमोदन। अनुमोदन मतलब क्या होता है बच्चे? तो अनुमोदन मतलब आप समझ लो कि मतलब उसी चीज को एक प्रकार से क्या करना, उसी चीज को एक प्रकार से बच्चे पूरी की पूरी स्वीकृति प्रदान कर देना। क्या करना? स्वीकृति प्रदान कर देना। क्लियर है? चलो, अब आगे देखते हैं हम लोग बहुत ध्यान से। अब यहां पे अगर आप योजना आयोग लिख लो, योजना आयोग लिख लो। अब यहां पे योजना आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन। बहुत ध्यान से बच्चे बात समझना, योजना आयोग का, योजना आयोग का मामला यहां पे, योजना आयोग 15 मार्च 1950 को गठित हुआ था और 15 मार्च 1950 से लेकर यह चलता रहा और इसने पंचवर्षीय योजनाएं भी तैयार की। तो जो पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की, अभी अगर मैं बात करूं पंचवर्षीय योजनाओं में, पंचवर्षीय योजनाओं में बात करूं
तो बच्चे पहली योजना कब आई थी? तो याद कर लेना 1951 में आई थी, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब पहली कब से कब तक आई? तो सिंपल सी बात है 1951 से भाई साहब 56 तक चली होगी, क्योंकि 5 साल की योजना थी। तो 51 से लेकर 56 तक का पहली पंचवर्षीय योजना चली। दूसरी कब चली होगी? 56 से लेकर 61 तक चली होगी। आप आराम से बता सकते हो। क्लियर है? अब बच्चे बहुत ध्यान से याद रखिएगा। क्या याद रखोगे? तो ये तैयार करता था। टोटल पंचवर्षीय योजना कुल पंचवर्षीय योजना कितनी है आज तक का? 12। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017 तक चली। कौन सी योजना? पंचवर्षीय योजना आखिरी वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना बच्चे 2012 से 2017 तक चली। क्लियर है? दूसरी बात याद कर लेना बच्चे बहुत ध्यान से। योजना आयोग के स्थान पर एक नया आयोग, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गठित हुई तो बच्चे एक नया आयोग बना। उस नए आयोग का नाम पड़ा नीति आयोग। नीति आयोग। ये भी पेपर में प्रश्न आता है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग के स्थान पर हुआ। और नीति आयोग का जो गठन हुआ है वो कब हुआ? तो याद कर लेना 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। क्लियर है? फिर बच्चे बहुत ध्यान से याद कर लेना। क्या याद करोगे आप? कि जो नीति आयोग जब से आया 15 में आया और लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में आई थी। तो 2012 से 17 तक चली। उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना जैसा कॉन्सेप्ट नहीं आया। जबकि आपको मैं बताऊं नीति आयोग अब ये क्या करता था? 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 7 साल के लिए अपना योजना ये बनाता था जो उसको लगता था। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड आफ्टरनून। जय कुमार बच्चे, सब बास। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो, अब मैं अगर बात करूं कि बच्चे नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप सब जानते होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल, फुल फॉर्म भी पेपर में पूछा था तो आप बता ले जाओगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, फिर बच्चे बहुत ध्यान से याद कर लेना। जिस प्रकार योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे कौन भाई साहब? पीएम। उसी प्रकार नीति आयोग के भी अध्यक्ष हमेशा कौन हुए? पीएम। और आप सब जानते हो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, तब योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बना था। तो नीति आयोग जब बना तो अध्यक्ष पीएम, मतलब पहले अध्यक्ष कौन बने होंगे? तो सिंपल सी बात, पहले अध्यक्ष बने होंगे श्री नरेंद्र मोदी जी। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? बहुत बढ़िया। तो यही सारी चीजें हैं, बिल्कुल अच्छे से आपको समझनी है। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, बिल्कुल। आकाश कटारिया कह रहे हैं सर पंचवर्षीय योजना को डिटेल में पढ़ा दो। बिल्कुल आप पढ़ो तो ठीक से। चलो, इतनी बात समझ में आ गई? एक बार कमेंट करके बताओ भाई साहब, इतनी बात समझ में आ गई? मतलब योजना आयोग पंचवर्षीय योजना तैयार करता था, हर 5 साल के लिए प्लान बनाया जाता था। अगर वो प्लान पा लिया जाता था तो सक्सेस थी, नहीं पाया जाता तो भाई साहब असफल हो जाती थी। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने योजना आयोग को हटा दिया। योजना आयोग के स्थान पर उन्होंने एक नया आयोग लेकर चले आए। उसका नाम बच्चे इन्होंने रखा नीति आयोग। क्लियर है? हाँ, समझ में आ गया? जी सर। प्रशांत राजपूत, बहुत बढ़िया। हाँ, अब आगे बढ़े। अब तुम्हारा जो हेडिंग, तो बच्चे इतना आपने समझा। अब इसके बाद जो हेडिंग आपकी लगेगी वो बहुत बड़ी हेडिंग लगेगी, 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान मतलब हिंदी में पंचवर्षीय योजनाएं। क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजनाएं। मैंने पहले बताया, अगर मैं बात करूं तो पहली पंचवर्षीय योजना बच्चे कब आई?
तो पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट वाली आई 1951 से 1956, क्योंकि 5 साल के लिए योजनाएं होती थी। क्लियर है? हाँ, 5 साल के लिए होती थी। क्लियर है बच्चे? फिर बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना। क्या याद करोगे? जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो भाई साहब ये कॉन्सेप्ट कहां से लाया गया? तो कॉन्सेप्ट याद कर लेना, एक प्रकार से स्रोत याद कर लेना, सोर्स याद कर लेना। ये बोलते हैं इसको सोवियत संघ से लाएगी। कहां से? सोवियत संघ से। क्लियर है? आप आराम से बता ले जाओगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? फिर बच्चे बहुत ध्यान समझ लेना, पहली पंचवर्षीय योजना का भाई 1951 से लेकर 1956 तक का पहली पंचवर्षीय योजना। अब जब पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई, फिर उसके बाद बच्चे 56 तक का चली 5 साल के लिए। और इन सारी पंचवर्षीय योजनाओं का एक यही लक्ष्य था कि 5 साल के लिए एक ऐसा टारगेट सेट करें, उसके बाद उस पर काम करें हम लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो पहली वाली जब 51 आपको याद रहेगा तो अगले 5 साल जोड़ दोगे तो भाई साहब 56 ही बनेगा। ठीक है, अब बात आती है क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में भाई साहब टारगेट किस पर किया गया? टारगेट मतलब लक्ष्य क्या रखा गया, मतलब उद्देश्य क्या रखा गया। पहली पंचवर्षीय योजना में भाई साहब केवल यही टारगेट रखा गया कि किस पर फोकस किया जाए। तो आप आराम से बता सकते हो कृषि पर। कृषि पर भाई साहब फोकस किया जाए या खेती पर फोकस किया गया। ठीक है, कि आगे 5 साल जो होंगे भाई साहब उनमें हमें खेती पर फोकस करना है। तो यही मेन टारगेट इसका पहली पंचवर्षीय योजना में रखा गया। दूसरी बात भाई साहब, एक विकास दर निर्धारित की गई, मतलब ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट 2 प्रकार से तुम्हें पढ़ना। एक भाई साहब लक्ष्य क्या रखा गया, और आखिरकार 5 साल बाद हमें वो ग्रोथ रेट क्या मिली, कम मिली कि ज्यादा मिली। तो पहली पंचवर्षीय योजना में जो ग्रोथ रेट रखी गई वो 2.1% रखी गई, और भाई साहब जो हमें प्राप्त हुई वो 3.6% प्राप्त हुई। क्लियर है? कृषि पर फोकस किया गया। और सबसे बड़ी बात बच्चे याद कर लेना कि पहली पंचवर्षीय योजना, हर पंचवर्षीय योजना का कोई ना कोई मॉडल था, मतलब किसी ना किसी मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी वो किस मॉडल पे आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना बच्चे? पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी वो कौन से मॉडल पे आधारित थी? तो आप बता सकते हो हेराल्ड डोमर। किस पर फोकस किया गया? कृषि पर। कितना लक्ष्य रखा गया? 2.1%। कितनी प्राप्ति हुई? 3.6%। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल विधिवत तरीके से बता सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि भाई साहब पहली पंचवर्षीय योजना में क्या क्या मेन कार्य हुए। तो सबसे पहला कार्य आप याद कर लेना कि 2 अक्टूबर 1952 को एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो याद कर लेना, डायरेक्ट पेपर में प्रश्न आएगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बच्चे शुरुआत कब हुई? तो आप याद कर लेना 2 अक्टूबर 1952 को। क्लियर है? पहला मतलब सिंपल सी बात, 51 से लेकर 56 तक का जो भी कार्य हुए होंगे सब उसी योजना के अंतर्गत आएंगे। ठीक है? ठीक है बच्चे, तो ये भी आपको बड़े अच्छे से याद कर लेना। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इतनी बात समझ में आ रही? फिर बात समझो भाई साहब, खेती कृषि पे फोकस किया गया था तो पानी की भी व्यवस्था करनी थी, तो कुछ परियोजनाएं भाई साहब स्थापित की गई। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में एक परियोजना शुरू की गई थी जिसका नाम है हीराकुंड परियोजना। दूसरा भाई साहब एक याद कर लेना, हीराकुंड के अलावा जिसका नाम है भाखड़ा नागल परियोजना। मतलब ये सारी परियोजनाओं की भी शुरुआत पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई थी। ठीक है, और एक थी जिसका नाम था दामोदर घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। क्लियर है बच्चे? ये भी याद कर लेना, जो हीराकुंड परियोजना है वो किस नदी पर है? तो आप बता देना, हीराकुंड भाई साहब परियोजना जो है वो महानदी पर है। किस पर है? महानदी पर। और कहां पर है बच्चे? तो ये उड़ीसा में है। बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए बोलते हैं इनको,
क्योंकि बहुत सारे उद्देश्यों को ये पूरा करती है। और बच्चे आपको पता होना चाहिए, हीराकुंड के आगे जब बांध लगा देते हो तो भारत का सबसे लंबा बांध भी हीराकुंड ही हो जाता है। अब अगली पंचवर्षीय योजना की बात कर ले, भाखड़ा नागल। भाखड़ा नागल बच्चे पंजाब में स्थित है। और दूसरी बात, ये किस नदी पर है, तो आप बता सकते हो सतलज नदी पर स्थित है जो भाखड़ा नागल परियोजना है। अब भाखड़ा नागल के आगे अगर आप बांध लगा दोगे तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागल ही हो जाएगा। बच्चे दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, दामोदर नदी पर ही है। और कहां पर बच्चे, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में स्थित है। और दामोदर घाटी परियोजना की का जो गठन हुआ था वो भी आपको पता होना चाहिए 1948 में हुआ था, और भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी याद कर लेना, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी हुई, तो दामोदर घाटी परियोजना। तो इस प्रकार आपको यह भी पता चल गया कि इसमें यह हुआ था, इसमें यह हुआ था। आराम से आप बता ले जाओगे, नहीं बता पाओगे, आराम से बता ले जाओगे। तो कुल मिला के आपको इतनी बात समझ में आ गई। बच्चे पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1953 में यूजीसी की भी स्थापना हुई थी। यूजीसी मतलब क्या होता है, तो फुल फॉर्म सुन लो बच्चे, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। बच्चे 1953 में यूजीसी की भी स्थापना हुई थी। तो बच्चे अब एक बार कमेंट करके बताओ, क्या पहली पंचवर्षीय योजना आपको समझ में आ गई? विकास दर का लक्ष्य 2.1 रखा गया, लेकिन 5 साल बाद जब चेक किया गया तो 3.6% इसमें प्राप्ति हुई। अब बच्चे बताओ, आकाश कटरिया, ऋतिक रोशन, देवेंद्र, शिवानी, ज्ञानेंद्र, आप, नेहा, चलिए बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे, जबरदस्त, बहुत सारे बच्चे हैं। तो आप सबको पहली पंचवर्षीय योजना अच्छे समझ में आ गई। आकाश बेटा आप कह रहे थे डीप ने पढ़ाइए, मतलब थोड़ा पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छे से पढ़ाइएगा, क्योंकि आपको बता दूं 25% आपके कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का पंचवर्षीय योजना में क्लियर हो जाएगा। एक पंचवर्षीय योजना पढ़ाने का तरीका है कि भाई साहब मैंने पंचवर्षीय योजना लगा दी, उद्देश्य बता दिया, मॉडल बता दिया, टाइम पीरियड बता दिया, काम खत्म। लेकिन जब डीप में एक एक चीज किस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, तो आप अच्छे से बात बता सकते हो, ठीक है, अच्छे से आप बता सकते हो। बहुत बढ़िया, बताओ फटाक से, समझ में आ गया? तो अब हम लोग बात करेंगे आगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, सेकेंड 5 ईयर प्लान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना बच्चे जो चली 1956 से 1961 तक चली। दूसरी बात बच्चे, इस पे जो टारगेट किया गया, बच्चे इस पे जो टारगेट किया गया बहुत अच्छे से, क्या टारगेट किया गया? हाँ बिल्कुल जबरदस्त टारगेट जो बच्चे किया गया, फोकस वो किस पर किया गया, तो देख लेना, वो किया गया उद्योग पर, इंडस्ट्री पर, उद्योग पर। चलो बच्चे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपको पता चल गया कि टारगेट किस पे किया गया, उद्योग पे। मतलब सरकार को लगा कि पहली पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने कृषि पर फोकस किया, अब कृषि हो गए तो लोगों को कुछ इंडस्ट्री के माध्यम से रोजगार दिया जाए। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो टारगेट किया गया वो उद्योग पर किया गया। और सबसे बड़ी बात बच्चे, इस पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड भी आपको पता चल गया, और इस पंचवर्षीय योजना का जो विकास दर का लक्ष्य रहा, ग्रोथ रेट, विकास दर का लक्ष्य, तो याद कर लेना, लक्ष्य जो रहा 4.5% रहा। बच्चे जो प्राप्ति हुई वो कितने की हुई, वो भी याद कर लेना, 4.2% की हुई।
4.2% की हुई, 4.5 की प्राप्ति हुई। क्लियर है? चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मॉडल का नाम क्या था? इस पंचवर्षीय योजना में जो मॉडल का नाम था पीसी महाल नोबिस मॉडल। पीसी महाल नोबिस मॉडल ये नाम था। क्लियर है? अब बच्चे बहुत अच्छे से प्रश्न आता है इसमें, इस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य हुए। तो आप उद्योग की बात करते हैं, तो उद्योग की अगर बात करते हैं तो आपको स्टील प्लांट पता होना चाहिए। भारत में स्टील प्लांट 4 प्रमुख स्टील प्लांट हैं। पता कौन कौन से? 4 स्टील प्लांट हैं। 4 कौन कौन से? राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर और बोकारो। ठीक है, बहुत अच्छे से याद कर लेना। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। ये 3 स्टील प्लांट मैं लिखूंगा सिर्फ। क्यों? बोकारो में नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि बोकारो तीसरी पंचवर्षीय योजना में जाएगी। भाई साहब, ये 3 स्टील प्लांट हैं। पहला प्रश्न आता है ये कहां पर स्थित है? ठीक है, तो भिलाई वाला याद कर लेना, राउरकेला वाला याद कर लेना उड़ीसा में है, दुर्गापुर वाला याद कर लेना पश्चिम बंगाल में है, और भिलाई वाला याद कर लेना छत्तीसगढ़ में। सीएच का मतलब क्या है? छत्तीसगढ़। अब अगला प्रश्न आता है कि बच्ची उस समय तो भारत के पास पैसा तो था नहीं, तो दूसरे देशों ने सहायता की थी भारत में स्टील प्लांट को स्थापित करने में। तो मतलब सहायता किसने की वो भी देख लो। तो भाई साहब, दुर्गापुर वाले को जो स्थापित करवाया वो किसने करवाया? तो याद कर लेना ब्रिटेन ने स्थापित करवाया। बच्चे, जो राउरकेला वाले को स्थापित करवाया वो पश्चिमी जर्मनी ने करवाया, पश्चिमी जर्मनी ने। बच्चे, जो भिलाई वाले को स्थापित करवाया वो सोवियत संघ ने स्थापित करवाया, सोवियत संघ ने। क्लियर है? तो इस प्रकार आप बता सकते हो कौन किस देश की सहायता से स्थापित हुआ। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आप समझ गए होंगे 4 प्रमुख स्टील प्लांट है। 3 आपको ये दिख रहे हैं, एक चौथा जो बोकारो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भाई साहब नहीं शामिल था। बोकारो जो था वो तीसरी में स्थापित होगा। तो इस प्रकार आपको यह पता चल गया कि कितने स्टील प्लांट दूसरी पंचवर्षीय योजना में थे, बता देंगे आप। फिर आपसे कहेगा कहां, कौन सा स्टील प्लांट कहां पर है, किस देश की सहायता से स्थापित ये हुए हैं। तो उम्मीद करते इतनी बात आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, 1958 में किसकी स्थापना हुई थी? एक था खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जहां पे एक प्रकार से खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना, ग्रामो उद्योग बोर्ड की स्थापना बच्चे कब हुई थी? 1958 में। तो आप ये भी आराम से बता ले जाओगे। ठीक है, अब बच्चे बहुत अच्छे से यहीं पे याद कर लेना, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 अक्टूबर 1959 को बच्चे पंचायती राज लागू हुआ था। पंचायती राज लागू हुआ था। और आपको पता होना चाहिए पंचायती राज लागू होने वाला पहला राज्य कौन सा था, कहां पर लागू हुआ था? तो सबको पता है राजस्थान। राजस्थान में पहली बार पंचायती राज स्थापित हुआ था। बच्चे, राजस्थान के कौन से जिले में था? तो ये भी आपको पता है, नागौर जिले में। अब आपसे अगर कहा जाए कि नागौर जिले के बच्चे किस गांव में था, तो याद कर लेना बगदरी। बगदरी गांव का नाम है, नागौर जिला है, राजस्थान राज्य है। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आप बता सकते हो राजस्थान बना। तो इस प्रकार आप दूसरी पंचवर्षीय योजना भी अच्छे से सीख गए। तो एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ भैया। आ गया? आगे बढ़े हम लोग। जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो बच्चे अब हम लोग बात कमेंट करके आप बताओ फटाक से। अगला जो है 3rd 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली बच्चे? तो याद कर लेना 1956 से
1961 तक चली है। कब तक चली? 56 से लेकर 61 तक चली, जिसका नाम है तीसरी पंचवर्षीय, सॉरी 56 से 61 कहाँ हो जाएगा, 61 तो हो चुकी ना दूसरी, 1961 से 1966 तक। क्लियर है? अब बात आती है कि भाई साहब जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी वाली, उस पे भाई साहब जो टारगेट किया गया, जोर दिया गया, वो जोर किस पर दिया गया? तो याद कर लेना, पहली वाली में कृषि था, कृषि, और दूसरी वाली में उद्योग, और तीसरी वाले में याद कर लेना कृषि प्लस उद्योग, दोनों पर जोर दिया गया। ठीक है। दूसरी बात, विकास दर कितना रखा गया? ग्रोथ रेट। तो याद कर लेना विकास दर कितना रखा गया। लक्ष्य बच्चे रखा गया कितना? तो याद कर लेना 5.6%। ठीक है। बच्चे प्राप्ति कितनी हुई? तो याद कर लेना 2.8%, 2.8%। फिर अगर आपसे बात कही जाए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, मॉडल, तो याद कर लेना सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल जो था, तो याद कर लेना बच्चे तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। ठीक है। तो आप सब कमेंट करके बताओ भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ समझ में आ रहा बढ़िया तरीके से? बहुत बढ़िया। तो बच्चे याद कर लेना बहुत अच्छे से। इसमें सबसे पहला कार्य किया गया था कि एक स्टील प्लांट जिसका नाम था बोकारो, जो दूसरे वाले में नहीं स्थापित हुआ था, ये तीसरे वाले में स्थापित हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। और बोकारो स्टील प्लांट बच्चे किस राज्य में? आप बता सकते हो झारखंड में। फिर अगर आपसे कहा जाए बोकारो स्टील प्लांट किस देश की सहायता से स्थापित हुआ था, तो ये भी आप बता सकते हो सोवियत संघ की सहायता से। और सोवियत संघ की सहायता से भिलाई भी था। कौन सा था? भिलाई। तो उम्मीद करते इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, जबरदस्त तरीके से, है कि नहीं? चलो बच्चे, और इसमें क्या हुआ था? तो याद कर लेना खेती के विकास के लिए 1965 में एफसीआई की स्थापना, एफसीआई की स्थापना। एफसीआई का मतलब होता है बच्चे फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। तो एफसीआई की स्थापना बच्चे कब हुई? तो याद कर लेना 1965 में हुई। क्लियर है? ये भी आप बता ले जाओगे जबरदस्त तरीके से। अब बच्चे बहुत ध्यान से बात समझना, बिल्कुल। कृषि कीमत एवं लागत आयोग, कृषि कीमत एवं लागत आयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं CACP, CACP। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब होता है कमेटी ऑन एग्रीकल्चर कास्ट प्राइस, कमेटी ऑन एग्रीकल्चर कास्ट प्राइस। ठीक है। अब बहुत अच्छे से याद कर लेना। क्या याद कर लोगे? कृषि कीमत एवं लागत आयोग क्या निकालता है? तो याद कर लेना MSP का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है? MSP का निर्धारण। MSP का निर्धारण मतलब समझ रहे हो? मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसका मतलब ये हुआ, तो मैं तुमको समझा दे रहा हूँ, MSP भी समझ लो आप अच्छे से, MSP के बारे में भी समझ लो। MSP क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है बच्चे? ये भी आप हमसे अच्छे से समझ लो। क्या समझोगे? तो बहुत अच्छे से ध्यान लो। MSP क्या होता है? जैसे मान लो आपने आलू उपजाई, आपकी आलू की लागत कितने रुपए आई? 20 रुपये आई, लागत 20 रुपये आई। ठीक है। अब आप जब बाजार में जाओगे तो कुछ ना कुछ लाभ पर बेचोगे। तो बच्चे लाभ पे मान लो आप वहां पे बेच रहे हो 30 रुपये में। कितने में बेच रहे हो? 30 रुपये में। 1 किलो आलू में आपको 10 रुपए की बचत हो रही। तो सरकार क्या करती है? सरकार बच्चे ये करती है, जो MSP होता है, MSP बुआई के पहले जारी कर देती है, बुआई के पहले जारी कर देती है। बुआई के पहले जारी करने का मतलब क्या है? सरकार ने कह दिया कि आलू हम 35 रुपए
किलो लेंगे, 35 रुपए किलो खरीद लेंगे, चाहे घाटा हो, चाहे फायदा हो, चाहे फसल अच्छी हो, चाहे मतलब कैसी भी हो, 35 रुपये में ले लेंगे। तो सिंपल सी बात, किसान को लगेगा जब हमारी आलू उपजाने पे 20 रुपए की लागत आई, बाजार में 30 रुपए में बिक रही है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का फायदा हो रहा है। तो भाई साहब किसान क्या करेगा, बाजार में ना बैठने की बजाय, क्योंकि बाजार जाएगा तो वहां जब बैठेगा तो तराजू राजू से तौलेगा भाई साहब, तब भी टाइम बर्बाद, और लौट के 10 रुपया फायदा, वो जाएगा सीधा भाई साहब कोल्ड स्टोरेज और पूरी की पूरी आलू लदवा देगा, कहेगा 35 रुपए में पूरी बेच के चला आ जाएगा। एक बार में पूरा मामला समाप्त, और 20 रुपए में उसकी उपज लगी थी, 35 रुपए में जाके बेच आया, मतलब 15 रुपए का फायदा उसको हो गया। ठीक है, तो अब एमएसपी जारी कौन करता है, तो एमएसपी जारी करता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, कृषि कीमत एवं लागत आयोग, यहां पे लिख दिया हमने साफ साफ, जिसका गठन भी कृषि कीमत लागत आयोग का भी गठन 1965 में ही हुआ था। और दूसरी बात, एमएसपी कब जारी की जाती है सरकार द्वारा, बुआई के पहले। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं एमएसपी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार कमेंट करके बताओ ये आपको समझ में आ कि नहीं आया। अब दूसरी बात समझ लो, यहां पर विकास का जो लक्ष्य रखा गया था 5.6, प्राप्त कितना हुआ 2.8। एक प्रकार से मामला डामाडोल है, मतलब मामला बड़ा गड़बड़ है। लक्ष्य रखा गया, फायदे की तो बात छोड़ो, बहुत सारा घाटा हो गया। घाटा होने के पीछे रीजन, मतलब ये वाली योजना असफल हो गई। क्यों असफल हो गई, तो बच्चे मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो इसी टाइम पीरियड के दौरान 1962 में एक युद्ध हो गया, उस युद्ध का नाम था भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध हुआ। एक युद्ध हो गया बच्चे 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध। दूसरी बात 1965 और 66 की अवधि थी, उसमें बच्चे क्या हो गया, उसमें सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया, सूखा पड़ गया। तो ये 3 रीजन थे जिसकी वजह से ये भाई साहब योजना असफल हो गई। और 66 में प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा देश की सीमा पर युद्ध के कारण जवान लड़ रहे हैं और देश के अंदर सूखा पड़ने के कारण किसान लड़ रहे हैं, तो इसीलिए भाई साहब यहां पर उन्होंने एक नारा दिया था। उस नारे का नाम था जय जवान जय किसान। तो इस प्रकार आप कह सकते हो जय जवान जय किसान नारा कब दिया गया, बहुत अच्छे से आप इसको बता ले जाओगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीसरी पंचवर्षीय योजना भी समझ में आ गई होगी। और उसी दौरान क्या हुआ, 1966 में ही लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के बाहर गए हुए थे ताशकंद समझौते के लिए, जो वापस ही नहीं आ पाए। वहां पे बताया गया, कोई पता नहीं चला कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हो गई। तो जब मृत्यु हो गई तो भारत देश में मतलब एक संकट के बादल आ गए। तो उसके बाद बच्चे जो अगली पंचवर्षीय योजना आई वो आ ही नहीं पाई, वो आ नहीं पाई, जिसकी वजह से बच्चे एक शब्द प्रयोग किया गया जिसका नाम था योजना अवकाश। योजना अवकाश। अब योजना अवकाश का मतलब है योजना को वहां पे ब्रेक मिल गया। तो 1951 से 56 पहली, 56 से 61 दूसरी, 61 से 66 तीसरी। तो अब योजना को ब्रेक मिल गया। तो योजना अवकाश यहाँ पे कब से कब तक लगा रहा, एक 66 से 67 तक लगा रहा। एक साल के लिए छुट्टी की जाती थी, 66 से 67, फिर 67 से 68, फिर 68 से 69, फिर भाई साहब 68 से 69। तो कुल मिला के ये 3 साल योजना अवकाश गए। पहली बार योजना अवकाश आया 66 से लेकर 69 तक का, एक एक साल तक का योजना अवकाश रहा। तो आप आराम से ये भी बता सकते हो। फिर उसके बाद अगली पंचवर्षीय योजना आएगी जिसका नाम है 4th 5 ईयर प्लान, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू हुई, 1974 तक बच्चे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चली। क्लियर है? हाँ अजय बेटा अपना नंबर दो, मैं बढ़ा दूं। ठीक है, पहले तो आप सब कमेंट करके बताओ ये योजना अवकाश हर एक चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही, फटाक से कमेंट करके बताओ बच्चे।
मजा आ रहा? क्या बात है, फिर तो बहुत बढ़िया बात है ना। बच्चे जो चौथी पंचवर्षीय योजना आई वो भी हमने आपको बता दिया। अब बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, टाइम पीरियड हमने बता ही दिया। फिर भाई साहब इसका मॉडल याद कर लेना। मॉडल, आप देखो मॉडल याद करना इतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सारे जो मॉडल प्रमुख हैं वो शुरुआत के 3 ही हैं, तो हमने आपको वो पहले ही रटवा दिए। तो ये इस मॉडल का नाम था DR गाडगिल। क्या नाम था? DR गाडगिल। अब सबसे बड़ी बात बच्चे आती है कि विकास दर कितना रहा। विकास दर बच्चे, विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया 5.7%, और जो प्राप्त हुआ वो कितना हुआ? 3.4%। तो इस प्रकार भाई साहब आपको समझ में आ गया, ठीक है, जबरदस्त, समझ में आ गया बच्चे, बहुत बढ़िया। ये भी आपको पता चल गया, बहुत प्यारा। विकास दर, मॉडल सब पता चल रहा है ना? सही बात। अब बच्चे बहुत ध्यान समझ लेना कि इस पर फोकस क्या किया गया, टारगेट क्या किया गया, तो याद कर लेना, स्थिरता के साथ विकास। स्थिरता के साथ विकास, ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का क्या था? फोकस था भाई साहब, फोकस था। अब बहुत अच्छे से बात समझ लेना, इस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य हुआ था। सबसे पहले तो कार्य हुआ था 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बच्चे, सरकार आ चुकी थी लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी जी की, और इंदिरा गांधी जी जब बैठी शासन में आई, तो कहने का मतलब है कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण इसलिए कर दिया क्योंकि यहां पर देश के विकास की बात चल रही थी, लेकिन विकास हो कहाँ रहा था? असलियत में विकास हो रहा था सिर्फ और सिर्फ शहरों में। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया भाई साहब, शहरों में विकास हो रहा था, लोन उन्हीं लोगों को मिल रहा था जो पैसे वाले थे, गरीब लोगों को लोन मिल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से बच्चे क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि गरीब लोग विकास कुछ करके नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्यों? क्योंकि सारी बैंकें सरकारी थी, सॉरी प्राइवेट थी। तो इंदिरा गांधी जी ने सोचा जब हम इन सारी बैंकों को क्या कर देंगे, राष्ट्रीयकरण मतलब सरकारी बना देंगे, तो भाई साहब तब सबको लोन मिलने लगेगा। और ऐसी बैंकें उन्होंने चुनी जिन बैंकों की पूंजी 50 करोड़ से ज्यादा थी। जिन बैंकों की पूंजी 50 करोड़ से ज्यादा थी, बच्चे उन सारी बैंकों को उठाकर क्या कर दिया? तो याद कर लेना, राष्ट्रीयकृत कर दिया, जिसके बाद ये बैंक के सारी सरकारी हो गई और सबको लोन आसानी से मिलने लगा। तो ये भी आप अच्छे से याद कर ले जाओगे, समझ गए? बहुत बढ़िया। फिर बच्चे बहुत अच्छे से, अजय आप बेटा चेक करो वैलिडिटी, फिर बात करो, ठीक है? चलो बच्चे, और क्या क्या हुआ 1900? तो याद कर लेना, 18 मई 1974 पहला परमाणु परीक्षण। पहला परमाणु परीक्षण हुआ 18 मई 1974 को। कहां पे हुआ? तो आपको पता होना चाहिए, पोखरण में हुआ। पोखरण कहां पड़ता बच्चे? राजस्थान में पड़ता है। दूसरी बात, इस परमाणु परीक्षण का नामकरण क्या रखा गया? तो नामकरण रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा आप आराम से बता सकते हो, ठीक है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो ये भी हमने आपको बता दिया। बच्चे, और क्या कार्य हुआ था? तो एक चीज और याद कर लेना, 1970 में श्वेत क्रांति आई थी। श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति बच्चे आप याद कर लेना कि जनक कौन थे? श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीस कुरियन। और ये वही वर्गीस कुरियन है जो अमूल दूध के संस्थापक भी हैं, ठीक है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो याद कर लेना, दुग्ध उत्पादन से, मिल्क प्रोडक्शन से। तो इस प्रकार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना भी आपको हमने समझा दी। अब हम लोग बात करते बच्चे 5वीं पंचवर्षीय योजना में बात करेंगे
लेकिन अब हम लोग जो अगली बात करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इकोनॉमिक्स लेक्चर 2, और अगले लेक्चर में पूरा का पूरा पंचवर्षीय योजना समाप्त भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, हाँ, अब कह रहा हूँ कल क्लास कितने बजे होगी, तो बच्चे मैं बता दे रहा हूँ, कल जो क्लास होगी बच्चे, कल क्लास जो होगी हमारी तुम्हारी, वो पता कितने बजे होगी, वो होगी लिख लो 3 बजे होगी। ठीक है, 2 या 3 बजे होगी, लिख लेना। अगर मैं 2 बजे फ्री हो गया 2 बजे ले लूंगा, 3 बजे हो गए 3 बजे ले लूंगा। ठीक, और जिसमें कल पूरा पंचवर्षीय योजना मैं आपको समाप्त कर दूंगा। ठीक है, अजय आप चेक कर लो, दोनों बैच चेक कर लो बच्चे। ठीक है, चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ। अब आप सब कमेंट करके बता दो आज की क्लास आप सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, फटाक से कमेंट कर दो भाई साहब। इकोनॉमिक्स की शुरुआत कैसी लगी आप सबको, जल्दी से बताओ। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अजय बेटा कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो, आपका कार्य हमने पहले ही कर दिया, आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ पे अर्थव्यवस्था कर लो, चलिए, हाँ बिल्कुल मनीष यादव फर्स्ट क्लास इकोनॉमिक। ठीक, मस्त मस्त, चलिए बहुत अच्छा रहा। ठीक, चलिए मैं भी विदा लेता हूँ। छोटे लाल भारती वो भी चलेगी, लेकिन एक एक पढ़ो ठीक से, ठीक है, हम भी अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। चलिए, थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।